नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इनफर्टिलिटी की केस में कौन कौन सी जांचें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। दोस्तों यदि 12 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो इसे आप इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। दोस्तों इनफर्टिलिटी मेनली टू टाइप्स की होती है, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आप देखेंगे कि 12 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है और ना ही इनका कभी अबॉर्शन हुआ है, यानी कभी गर्भपात भी नहीं हुआ है, ना ही कभी इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, ऐसी महिलाएं जो कभी मां नहीं बनी, इन्हें हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि वे औरतें जो एक बार तो मां बनी है, एक बार तो जो है वह प्रेग्नेंट हुई हैं, भले ही उनका अबॉर्शन हो गया हो, परंतु अब उनको दोबारा से जो है प्रेगनेंसी करने में जो है दिक्कत आ रही है, उन्हें हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में शामिल करते हैं। दोस्तों आजकल इनफर्टिलिटी के जो केस हैं वो काफ़ी जो है वो बढ़ गए हैं, और आंकड़ों की बात करें तो लगभग 15 से 18% कपल्स जो है इस समस्या से अफेक्टेड हैं। यानी कि हर 6 में से एक कपल जो है इनफर्टिलिटी से डील करता है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से अफेक्ट करती है, और लगभग 1/3 जो केस हैं उसमें फीमेल जो है वो अफेक्टेड होती है, और 1/3 केस में मेल रिलेटेड कॉज होते हैं। बाकी के जो 1/3 केस है दोस्तों, वो अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर हो सकते हैं या फिर वो मेल फीमेल दोनों को मिलाकर हो सकते हैं। दोस्तों इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल में इनफर्टिलिटी के डिफरेंट कारण हो सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एक महिला के लोअर एब्डोमेन में सबसे जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनमें यूटेरस यानी कि गर्भाशय, और गर्भाशय के बाजू में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं ये यूटेरस को और ओवेरी को कनेक्ट करती है आपस में। तो दोस्तों सेंटर में यूटेरस, उसके दोनों बाजू में फेलोपियन ट्यूब्स और उसके बाजू में अंडाशय होते हैं। अब हर महीने जो है जो अंडाशय है, इनमें अंडा तैयार होता है, जो कि मिड साइकिल या पीरियड्स के बीच के समय में अंडाशय से बाहर निकलता है और ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद अंडा जो है फेलोपियन ट्यूब की नली में आ जाता है और नली से यूटेरस की तरफ के ड्रिफ्ट होता है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए इस टाइम पे तो स्पर्म जो है यूटेरस को क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं और एक की तरफ जो है वो स्विम करते हैं। एग और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन फेलोपियन ट्यूब में होता है, और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो जीव या एम्ब्रियो तैयार होता है वो फिर यूटेरस की तरफ, यूटेरस में आकर उसकी वॉल के अंदर चिपक जाता है, और यहाँ उसकी आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कारणों की, कि आखिर एक फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, ताकि हमें ट्रीटमेंट जानने में आसानी हो। दोस्तों इनके जो कारण हैं इनको हम ऑर्गन वाइज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों जिसे अपन ने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सबसे निचला भाग है इसको हम कैनाल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूटेरस यानी गर्भाशय, फिर आते ही फेलोपियन ट्यूब, फिर ओवेरी, और पांचवा और सबसे लास्ट जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है पेल्विक एरिया, जहाँ ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो इन सब में क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, इनकी हम बात दोस्तों करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनाल की। तो यदि किसी महिला को जेनाइटल पार्ट्स में कोई इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, जिसमें जलन होती है, खुजली होती है, इरिटेशन, या रिलेशन बनाने में दर्द हो रहा हो, या उसको ब्लीडिंग हो रही हो। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो कैनाल वाला जो पार्ट होता है इसमें इरिटेशन रहने से कैनाल का पीएच जो है चेंज हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। कैनाल की रचना कुछ इस तरह होती है कि यहाँ जो डिस्चार्ज होते हैं ये स्पर्म को 3-4 दिनों तक जिंदा रख सकते हैं। यह डिस्चार्ज स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक जाने में हेल्प करते हैं। तो यदि आपकी कैनाल में इन्फेक्शन है तो वहाँ का जो डिस्चार्ज है वो एक्रीड हो जाएगा। एक्रीड मीन्स ऐसा डिस्चार्ज हो जाएगा जो स्पर्म को मार सकता है। तो वहाँ ऐसे केसेस में आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। कुछ मरीज बताती है कि वह जैसे ही रिलेशन बनाती है तुरंत सब बाहर आ जाता है। ऐसे मरीजों में वेजिनाइस्मस की दिक्कत होती है। इस कंडीशन में जो वेजाइना है इसमें स्पाज्म आने लगते हैं, और यह भी एक कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। दूसरा जो हमने ऑर्गन बताया था दोस्तों वह था यूटेरस, और यूटेरस में आपको फाइब्राइड हो सकते हैं। तो दोस्तों जो बड़े साइज के फाइब्राइड होते हैं वह आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में दोस्तों तो चेंज जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, यूटेरस की एनाटॉमी को चेंज कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि फाइब्रॉइड यदि छोटे आकार के हैं तो वह एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं।
तो फाइब्राइड के साथ भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है यदि फाइब्राइड का साइज छोटा है। होम्योपैथिक मेडिसिन इन फाइब्राइड्स को धीरे धीरे स्ट्रिंग कर देती है और नेचुरल प्रेगनेंसी कराने में आपकी हेल्प करती है। दोस्तों यूटेरस की अन्य बीमारियों में आता है एडिनोमायोसिस। यूटेरस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है इस डिसीज में, और इससे इरेगुलर ब्लीडिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। ये एक और रीजन बनता है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि दोस्तों ये फेलोपियन ट्यूब ओवेरी इसमें जाकर ट्यूब्स को बंद भी कर सकता है। तो ओवेरी में जो एंडोमेट्रियोमा होता है यानी चॉकलेट सिस्ट को डेवलप कर सकता है, और एंडोमेट्रियोसिस यानी यूट्रस के बाहरी भाग में है यदि पेल्विक एरिया में यदि ये ग्रो करता है तो ये आपकी आंतों को आपकी यूट्रस के साथ चिपका देता है, या आपके रेक्टम को दोस्तों यूट्रस के साथ चिपका देता है। तो आपको पीरियड्स के दौरान जो है ज़्यादा पेन हो सकता है, या आपको स्टूल पास करने में आपको दर्द हो सकता है। तो यह जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की संभावना आपको हो सकती है, जो कि हमारा अगला कारण बनता है ये इनफर्टिलिटी का। दोस्तों अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड बीमारियों की। और फेलोपियन ट्यूब से ही वह जगह होती है जहाँ पे स्पर्म और अंडे आपस में मीट करते हैं। दोस्तों ओव्यूलेशन के बाद अंडा जो है वो ट्यूब में आता है, और रिलेशन के बाद स्पर्म भी जो है दोस्तों ट्यूब तक जो है ट्रेवल करते हैं, और ट्यूब में ही पहले 7-8 दिन बच्चे का जो है विकास होता है, जो कि बाद में यूट्रस में पहुंचता है, और आगे का जो बेबी का विकास है वो जो है यूट्रस में ही होता है। दोस्तों ट्यूब ब्लॉक होने से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और ये 3 अलग अलग जगहों से ब्लॉक हो सकता है। ओरिजिन की जगह से यदि ब्लॉकेज होता है इन्हें हम कॉर्नियल ब्लॉकेज कहते हैं। दूसरा है मिडिल में यदि होता है दोस्तों इसको मिडिल या डिस्टल ब्लॉकेज बोलते हैं, और तीसरा है फेब्रियल। तो इस तरह की 3 तरह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा ट्यूब में इन्फेक्शन के कारण सूजन हो सकती है, जिसे कि हाइड्रोसल्फनिक्स बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों ओवेरियन कॉज में और आता है कि ओवेरी में कई बार अंडे ग्रो नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर रप्चर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक दूसरा कारण बनता है ओवेरियन सिस्ट इनफर्टिलिटी का। अब ओवेरियन सिस्ट भी कई तरह की हो सकती है दोस्तों, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोमास होता है, हेमोरेजिक सिस्ट हो सकती है। ये सब भी कारण बनते हैं इनफर्टिलिटी के। अन्य बीमारियों में आता है दोस्तों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है अनडेवलप्ड रह जाना। ओबेसिटी भी एक कारण है दोस्तों। इन्फेक्शन होते हैं, एसटीडीज या फिर हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, ऐसे हार्मोनल कारण भी इनफर्टिलिटी के जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों इन सब केस में जो है हम क्या क्या जो है टेस्ट करा सकते हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा लेना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हम यह बता देना चाहता हूँ कि सारे ही जो कारण अभी हमने डिस्कस किए इनका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। आपको ज़रूरत है एक होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन टेस्ट की, जो कि इनफर्टिलिटी के केस में एक फीमेल के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रेडियोल, AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और TSH, ये सब शामिल हैं दोस्तों। हार्मोनल इम्बेलेंस की जानकारी हमें इससे मिल जाती है, और इन टेस्टों के द्वारा पता किया जा सकता है कि ओवरी जो है आपकी वो किस कंडीशन में है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें अंडे प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों पैल्विक अल्ट्रासाउंड। इससे पता लगाया जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एनाटॉमी कैसी है, उनकी बनावट स्ट्रक्चर कैसे हैं। दोस्तों आज हमने जिन जिन बीमारियों के बारे में जाना है वह सब जो कॉज हैं वो इस टेस्ट यानी कि पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पता किया जा सकता है। दोस्तों होम्योपैथी में डिफरेंट कॉज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, इसलिए आगे आने वाले वीडियोस में मैं पर्टिकुलर कॉज के अकॉर्डिंग दी जाने वाली बेस्ट होम्योपैथिक दवाई के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके कुछ डाउट्स हों या आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्लीज़ इनबॉक्स में जो है आप मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।